मायूस सोचे रहे। मेमो मामले ने एक नई करवट ली है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मेमो का मामला लेके सुप्रीम कोर्ट में बजाते खुद पहुंच गए हैं। इसी मेमो मामले के सिलसिले में शेरी रहमान इन हो गई हैं, वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर हो गई हैं, हुसैन हक्कानी आउट करार दिए गए हैं। मुबस्सरीन कहते हैं कि बिलाखिर हुकूमत ने एक मुतवाज़िन फैसला किया है। NRO नजरसानी केस अब समाअत मुकम्मल होने को है, मगर हुकूमती दिफा कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। अब खबरें आई हैं कि सी व्यू कराची में होने वाली दहशतगर्दी में, जिसमें दहशतगर्द हलाक हुए थे, एक गैर मुल्की भी शामिल था। मगर कराची में दूसरी तरफ स्ट्रीट क्राइम्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज शहर कराची में लग रहा है कि डाकुओं का राज है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मेमो मामला अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज इस सिलसिले में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमो के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां आज उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उनकी पार्टी के दूसरे दो रहनुमा जनाब सेनेटर इसाक डार और ख्वाजा आसिफ ने भी पिटीशन दायर की है। गो के दोनों पिटीशंस के मंदरजात सेम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शाह परवेज कियानी और ISI के सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा और अमरीकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन मंसूर एजाज, हुसैन हक्कानी वगैरह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया जाए और इस मामले की भरपूर तहकीकात की जाए, जिसमें पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाला गया है और जो इस पिटीशन के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जनाब नवाज शरीफ की आज पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि मेमो पर वजाहत के लिए तमाम फरीक़ैन को अदालत में पेश होने के लिए फौरी समन जारी किए जाएँ। ये भी कहा गया है कि पूरा मामला शुरू करने वाले जिम्मेदार अफराद, मेमो लिखने वाले या मामले में ताउन फराहम करने और इसकी मंजूरी देने वाले अफराद की निशानदेही की जाए। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फ़ौज की तबाही और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, बका और मुस्तकबिल को दाव पर लगाने की साजिश को बेनकाब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह भी इस्तदा की गई कि पाकिस्तानी रियासत और अवाम से गद्दारी करने वालों और उन जराइम में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। खुद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर होने का फैसला बाकी है। देखते ये हैं कि ये फैसला कब आता है, लेकिन इसके पाकिस्तान की सियासत पे बहुत बड़े असरात होंगे। पहली बार होगा अगर इस दरख्वास्त के मुताबिक सदर पाकिस्तान को तलब किया जाता है, पहली बार होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जाता है, पहली ही बार होगा कि DGISI को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया जाता है, वो वहाँ पहुँचते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे थे, वो थे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया था एक और मामले में। आज की इस अहम पेशरफ में हुकूमत की सफ़ों में इर्तियाश नज़र आता है। यही वजह है कि हुकूमत के अहम तरीन लोग खुद उसकी काबीना में शामिल लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज़ का अब मुकाबला कैसे किया जाए। जनाब खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और वफाकी काबीना के वज़ीर आज ये कहते सुनाई दिए। ये मेमो तो हम समझते हैं झूठ का पलंदा है, जो इसकी इंक्वायरी भी प्रॉपर होगी और होनी भी चाहिए, होनी चाहिए। अब आपने सुना कि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मेमो जो है वो दरअसल झूठ का पलंदा है। इन्हीं की काबीना में शामिल पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून मौला बख्श चांडियो, क्या वो भी मेमो को झूठ का पलंदा समझते हैं? उन्होंने आज अखबार नवीसों से जो बात शेयर करी वो खुर्शीद साहब की बात के बिल्कुल बरक्स बात थी। जो चीज़ें समझी जा सकती है उनके ऊपर सवाल जरूरी नहीं है। ये है कि उनको हटा दिया गया है, इसका मतलब इत्मीनान की बात तो नहीं होगी। अगर इत्मीनान की बात होती तो क्यों हटते? अगर बातें साबित हो जाएंगी तो जाहिर है मुतालबा तो बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि फिर अगर ऐसी बात है तो उसको ज़रूर कानून के कटरे में लाएंगे।
लॉजिकल बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियो कि अगर इत्मीनान की बात होती तो क्यों हुसैन हक्कानी को हटाया जाता, कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसका मतलब ये कि जनाब खुर्शीद शाह का ये कहना कि ये मेमो एक झूठ का पलंदा है या ये मामला झूठ का पलंदा है, ये उनकी काबीना के तमाम लोग उससे इकरार नहीं करते। और ये बात बिलाशुबा आपके सामने आ चुकी है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस मामले को इतना अहम समझा कि हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। और ये मामला इतना संगीन और इतना संगीन तर था कि कल इस सिलसिले में पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI एक तरफ बैठे और हुसैन हक्कानी से उन्होंने सवालात किए। जाहिर है कि ये मामला अगर झूठ का पलंदा होता तो इसका ये स्टेटस नहीं होता, मगर वजह समझ में आती है। हुकूमत देख रही है कि हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और अगर इस साजिश से मज़ीद पर्दे उठते हैं और इसमें किसी और लोगों के नाम आते हैं तो हुकूमत की बका के हवाले से बड़े संगीन सवालात होंगे। इसी वजह से आज की इस पेशरफ को बहुत अहम तस्लीम किया जा रहा है। और ये पेशरफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं और इसकी अहमियत के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे इसी पिटीशन को पेश करने वाले और पार्लियामान की कौमी असम्बली की कौमी सलामती के रुकन जनाब इसाक डार, जिन्होंने पार्लियामान की कौमी सलामती का एक इजलास भी तलब किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर रज़ा रब्बानी के साथ मिलकर परसों ये इजलास होगा और जिसमें इस मामले पर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है जनाब सेनेटर इसाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि इस पिटीशन के ज़रिए आप ये बात तो समझ में आती है कि सदर से, वज़ीर आज़म से, हुकूमत के सरबराह की हैसियत से आप चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए। आप ये क्यों चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी और DGISI भी को भी कोर्ट में तलब किया जाए, क्योंकि ये जो प्राइमा फेशिया है इसमें तो ISI या फ़ौज के खिलाफ अमल किया गया है, मगर आप इन दोनों सरबराहान को आपने फरीक क्यों बनाया है? देखिए खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया मैं कुछ क्लियर कर सकूं। बात यह है कि इस पूरे मेमो का जो हदफ है वो अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना है। बेसिकली इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कमजोर करने का, आप अगर वो मेमो आपने, आई एम श्योर आपने पूरा पढ़ा है, और इसमें पाकिस्तान को वर्चुअली हम सेल्फ कन्फेस करवा रहे हैं कि जी एक हम हार्बर कर रहे हैं इस मुल्क में सेंचुरीज को और अलकायदा के लोगों को, और उसके बाद हमने इसके जरिए आर्म फोर्सेस को ये उसामा बिन लादेन के हवाले से कम्प्लिसिटी के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। और इसी तरह ये वर्चुअली उनको इनवाइट करें कि आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करें फॉरेन अफेयर्स के साथ, और आप पाकिस्तान आर्मी चीफ को खासकर, तो वो उनका पार्टी बना इसलिए भी जरूरी है कि आपने देखा कि खान साहब 17 नवंबर को फाइनली चीजों क्लियर हुई, मेमो हुआ, उसके बाद पता नहीं था डिप्लोमेट कौन है, फिर पता नहीं था वो हाई पॉलिटिकल ऑफिस कौन है। तो जो ही 17 नवंबर को ये बात कैटेगोरिकली हुई तो ये क्लियर हो गया कि ये मुल्क के खिलाफ है। गद्दारी का जो प्लान बना था, ये आपको इसको अगर तला प्लान से भी 10 गुना जरूरत दे दो वो बड़ा होगा। और 18 तारीख वेरी नेक्स्ट डे मैंने मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे दूसरी पार्टी अपोजिशन मेंबर्स के साथ मिलके सेनेट का इजलास तलब किया। ऐसे मौके पे तो हुकूमत खुद इजलास तलब करती है, और हुकूमत ने उस इजलास को 2 दिसंबर यानी 14वें दिन, तो आइन का मुताबिक खुद ब खुद इजलास उससे आगे नहीं जा सकता। फिर 18 तारीख को हमने ये किया। फिर आपने देखा 20 तारीख को मियां नवाज शरीफ ने, देखा 3 फोरम है आपके पास ऐसे जो ये इतनी सीरियस ये सिचुएशन है, 17 करोड़ अवाम की नींदें हराम हुई है कि। लेकिन डार साहब, मेरा फिर बुनियादी अपने सवाल की तरफ आऊंगा कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को सुप्रीम कोर्ट में इसमें फरीक की हैसियत से क्यों बुलाना चाहते हैं? पहुंचाने का एक प्लान था, और मियां साहब ने कारगिल का वाकया हो या आज ये वाकया हो, ये जिन लोगों की एक परसेप्शन थी, और जो जब इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर किए जब उनको क्रिटिसाइज करते उसको क्लब करने की कोशिश करते रहे माजी में भी और आज भी। आज देखिए मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए हैं कि जी कोई अफवाज पाकिस्तान पे अगर इस तरह का प्लान करेगा तो मैं सबसे पहले मैं हर किस्म का एक्शन लूंगा। हमने पार्लियामेंट में भी एक्शन लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी को मैंने इन्वोक किया, हमने रिक्विजिशन सेनेट को किया, हमने एग्जेक्टिव को मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद से मैसेज दिया कि 2 दिन में इसको करे वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोरम है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है,
लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने अभी खुद फरमाया कि जनाब नवाज शरीफ ने फैसलाबाद के जलसे में कहा था कि 2 दिन के अंदर हुकूमत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे, एक्शन करे और फिर 9 दिन के अंदर इस पर फैसला है, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन हुकूमत ने तो न सिर्फ ये कि इब्तदाई एक्शन भी किया है, हुसैन हक्कानी साहब को फारिग किया है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने। 9 दिन गुजरे नहीं है, उसके बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। जनाब नवाज शरीफ ने जो फैसलाबाद में की थी, मैं और आप मिलकर जरा उसे दोबारा सुनते हैं, फिर आप उसका मुझे जरा जवाब इनायत फरमाइएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि जरदारी साहब, आप 1-2 दिनों के अंदर इंक्वायरी शुरू करवाएं और इसको अपने मंतकी अंजाम तक अगले 9 दिनों में पहुंचाएं। कल मैंने कहा था अगर नहीं पहुंचाएंगे तो नवाज शरीफ और PMLN जो है वो ना सिर्फ पंजाब से, वो ना सिर्फ बलोचिस्तान से, बल्कि सूबा सरहद से और सूबा सिंध से, चारों सूबों की तरफ से हम पिटीशन लेके जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसका इंतजार क्यों नहीं किया गया जबकि एक्शन भी हो गया है और हक्कानी साहब को फारिग भी किया गया है? अब ये तो घंटों वाली बात है। ये तो मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, अगर ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको चाहिए था कि पार्लियामेंट उसी रात को बुलाते जब ये 17 नवंबर को क्लियर हो गया कि हुसैन हक्कानी साहब का नाम आ गया फाइनेंशियल टाइम्स में, सरदारी साहब के ऊपर उंगली उठ गई, तो इनको तो चाहिए था रातों रात पार्लियामेंट का इजलास बुलाते ही। हमने 18 को रेजोल्यूशन किया, मेरा ख्याल था उस दिन बुला लेंगे, लेकिन 2 दिसंबर को इन्होंने नोटिस इशू कर दिया, यानी 14 दिन बाद। उसके बाद मियां साहब ने जब ये मैसेज दिया, खासा हमारे पास क्या चॉइस है, हम कैसे कंप्लेसेंट हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां अफवाज पाकिस्तान को पहले कमजोर करने की साजिश हो, उसके बाद उनको कहीं इस पे ग्रिफ्ट करें और फिर ये कहें कि हम एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आपके साथ तय करेंगे, हम आपके साथ मिलके पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी रिलेटेड टीम है वो हम आपके साथ मिलके उसको सिलेक्ट करेंगे जो आपको पसंदीदा होंगे। खान साहब, ये बात बड़ी सीरियस नेचर की है। हमें चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो पाकिस्तान का 2 लाख तोड़ना हो या ये एहतियात का ऑपरेशन हो, हमने आज तक क्या कसम खा ली है मिनाजुल कौम कि हमने किसी की चीज को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जाना। ये हुसैन हक्कानी साहब का एक्शन इज नो एक्शन। हुसैन हक्कानी साहब तो वहां इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, उन्होंने तो वही कह दिया था कि जी मुझे ब्लड प्रेशर है और मुझे इस्तीफा ले ले। ये तो जिन लोगों के ऊपर ये तमाम जिनके खिलाफ ये प्लानिंग हो रही थी, गालिबन उनके प्रेशर में उनको यहाँ बुलाया गया और वो यहाँ आए हैं, इस्तीफा दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और देखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर जरूर किए प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन किस तरह से होगी, उसका क्या मैंडेट होगा, कौन लोग करेंगे, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये बुनियादी सवालात के जवाब बहरहाल नहीं है। हेलो जी डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, कौन करेगा, कब शुरू होगी, इसका मैंडेट क्या है, कब ये खत्म होगी, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इन बुनियादी सवालात के जवाब अभी तक नहीं है। वही तो हमारी वजह है खान साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि ये इतना कहना कि इन्वेस्टिगेशन होगी, तो आपने देखा कि कई हफ्ते जाया हो गए, कहाँ मई और कहाँ नवंबर में हम हैं और आज तक उसका अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है। कोई उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बताए गए। उस इंक्वायरी जो भी सेटअप होगा, कमेटी होगी, कमीशन होगा, क्या वो वेलगेट्स करेंगे या वो जजेस करेंगे, रिटायर्ड होंगे, सिटिंग होंगे, कुछ तफसील नहीं है। और इनका ख्याल गालबन ये है कि एक हम सफीर की कुर्बानी कर दे देंगे और पूरी कौम जो है वो खुश हो जाएगी। हाँ साहब, आप उसको देखें कि इट्स ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दी वेरी मच एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हमारी मुल्क और कौम की हिफाजत फरमाए, ये तो मुल्क को बेचने का मुतरादिफ है। जो प्लान उनको ऑफर किया, जो प्राइस ऑफर किया अपने पैटी गेन्स के लिए कि हम यानी उनकी मर्जी से लोग लगाएंगे, हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो पिछली गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, हम उसको भी आपके साथ मिलकर एक एक्सेप्टेबल प्रोग्राम के तहत उसको लाएंगे। हाँ साहब, ये इतनी बड़ी ये जो मूव है, मैं समझता हूँ कि ये तो इसका तो बिल्कुल मुकम्मल, देखिए हमें बायस नहीं होना चाहिए खान साहब। मैं समझता हूँ कि जब तक प्रोब मुकम्मल ना हो, इंक्वायरी या ये केस का फैसला ना आए, किसी को किसी के बारे में यह राय नहीं रखनी चाहिए कि फलां इसमें कल्प्रिट है या नहीं है। लेकिन द ड्यू प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस। कानून अभी जो हमने पिटीशन दाखिल की हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी एग्जेक्टिव पे काम करने के लायक नहीं है, ना करेगी। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया जनाब सागडार पुरजोश तरीके से बता रहे थे पाकिस्तान को बेचने की साजिश है बकौल उनकी जमात के कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है। पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की कौमी सलामती के उमूर को अमेरिका के हवाले करने की ये साजिश थी। यही है जिसकी वजह से आज साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आज के दूसरे बहुत अहम रहनुमा पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की और तेज़ी से मकबूल होती हुई जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने भी आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले की तहकीक़ात होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ हुसैन हक्कानी तक महदूद नहीं है। जनाब इमरान खान ने एक रेयर अंदाज में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस मुतालबे के साथ खड़े हुए हैं कि इस मामले की तहकीक़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ही होनी ज़रूरी है। हुसैन हक्कानी को इस्तीफ़ा बिल्कुल देना चाहिए था। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी है। अगर ये सच निकला है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये ऊपर तक जानी चाहिए। असल तो जिम्मेदार आसिफ जरदारी है। अगर ये पता चले, और बल्कि ये कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की कमीशन का तो मकसद ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ही तहकीक़ात होनी चाहिए। जनाब इमरान खान का कहना यह है। हुकूमत में अब से चंद महीने पहले तक शामिल और इसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी भी समझते हैं कि मामला सिर्फ और सिर्फ हुसैन हक्कानी तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, और जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो फिर ऊँट किस करवट बैठता है उसका अभी आपको इंतज़ार करना होगा। ये कह देना कि सिर्फ हक्कानी साहब पर बोझ डाल दिया जाए तो शायद ये मुनासिब ना होगा। बोझ कुछ ज़्यादा और सारा बोझ हक्कानी साहब पर मत डाला जाए। मामला अब देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त समाअत के लिए जब मंजूर होती है या जब होगी, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है और उसके बाद आगे चल के क्या होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्या ऐसा होगा कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएँ, अफवाज के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएँ, ISI के सरबराह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएँ। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं मेमो मामले में पहली कैजुअल्टी जनाब हुसैन हक्कानी कल हो गए थे। आज सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्टी की इसी काबीना की साबिक़ रुकन पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान को अब अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर मुतय्यन किया है। मोहतरमा शेरी रहमान की अच्छी शोहरत है, मुतवाज़िन शख्सियत है, फैसला भी मुतवाज़िन बताया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए नए सफ़ीर का ऐलान कर दिया है। जनाब हुसैन हक्कानी कल रुखसत हुए थे, उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया था वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने, और आज मोहतरमा शेरी रहमान को अमेरिका में पाकिस्तान का नया सफ़ीर बनाया गया है। मोहतरमा शेरी रहमान भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और इस हुकूमत की पहली काबीना में वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी। उनका इख्तलाफात हुए थे हुकूमत के साथ ही आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, और ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। शेरी रहमान ने उस पर शदीद एहतजाज किया था, जिसके बाद उन्हें काबीना से खारिज किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इस फैसले के बाद वो कम नज़र आती थी, और शेरी रहमान जिन्होंने उसूलों की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़ैसला साजी से बहुत दूर हो गई थी। शेरी रहमान ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने अपने इस्तीफ़े का भरपूर दिफा भी किया था। जो मैंने वजारत के कलमदान से इस्तीफ़ा दिया वो इसलिए था कुछ वज़ीर मेरे वजारत में दखल अंदाजी कर रहे थे। ये कोई पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। चैनलों पे कदगन लगाना या किसी पर रोकथाम करना पार्टी के मंशूर से में नहीं है। मैंने अपने उसूल पर इस्तीफ़ा दिया। शेरी रहमान का स्टेचर इस वाक़े के बाद बुलंद हुआ था और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में भी मौसर किरदार अदा किया। बहुत अहम क़वानीन जिसमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल भी शामिल है, शेरी रहमान ने वो तहरीर किया और आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार की वो बड़ी एक एडवोकेट के तौर पर सामने आई। उसूलों की वो बात करती रही। आज इस अहम मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों ने मिलकर उन पर अपने एतमाद का इजहार किया, जिसके नतीजे में शेरी रहमान को अमेरिका में पाकिस्तान का नया सफ़ीर बनाया गया। उनका जो स्टेचर है सहाफ़ी की हैसियत से और उसके बाद से वो एक न सिर्फ ये कि अच्छी शोहरत रखती है, एक मुतवाज़िन ज़हनियत भी रखती हैं और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सफ़ीर का वो खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं। इसीलिए हुकूमत के इस फैसले को मुतवाज़िन फ़ैसला कहा जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर कितना अहम होता है ये पूछते हैं और इसके लिए हम ज्वाइन करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक़ सफ़ीर और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब नजमुद्दीन शेख से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।
हुसैन हक्कानी साहब तो चले गए, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन थी हुकूमत में भी, लेकिन शहरी रहमान साहिबा की भी थी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इस हवाले से ये फरमाइएगा कि जिस जंक्शन पे वो अमेरिका जा रही हैं, वाशिंगटन जा रही हैं, उस वक्त टॉप प्रायोरिटी उनकी क्या होगी, क्योंकि वो एक नया फेस है, नया नाम है, क्या उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ होंगी? माज़रत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ कामरान साहब नहीं आ रही साफ़, लेकिन जो मैं समझा हूँ उससे ये आप पूछ रहे हैं कि इस वक्त उनकी शहरी रहमान की मुकर्ररी जो है वो किस किस्म का माहौल पाएंगी वाशिंगटन में। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहरान जो हमारे यहाँ हुआ है वो एक हद तक इख्तिताम पे पहुँचा है, और दूसरी तरफ ये कि शहरी रहमान की वाशिंगटन में इज़्ज़त है, वो तजर्बेकार सहाफ़ी हैं, लेकिन उसके अलावा वो जिन्ना इंस्टीट्यूट जब चला रही थी तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे उनका ख़ासा फोकस था, और मुझे शख्सी तौर पे ये इल्म है कि वो अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे और ख़ास तौर पे US पाकिस्तान रिलेशंस पे उन्होंने ख़ासा काम किया हुआ है। उनकी जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक जो सर्वे किया था यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन का, और जो यहाँ पे हैं कॉलमनिस्ट हैं या जो डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर्स हैं जिनका कुछ तजर्बा है US पाकिस्तान रिलेशंस का, उनसे उन्होंने सवाल जवाब करके अफ़गानिस्तान के सिलसिले में पॉलिसी की एक रिकमेंडेशन भी बनाई थी। तो मुझे लगता है कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि इस वक्त वाशिंगटन में सबसे अहम चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान का कोई ऐसा नुमाइंदा हो जो पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से बोल सके और पूरे अख्तियार के साथ बोल सके। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि जहां वो जा रही हैं वहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में रिजर्वेशंस वहां पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, या कुछ इस किस्म का माहौल बना है कि फ़ौज के बारे में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत रिजर्वेशंस बढ़ी हैं। क्या इस हदफ को वो अबूर कर पाएंगी, क्योंकि शायद ये बहुत अहम उनके लिए काम होगा? देखिए, मुझे कल मैं प्रोग्राम सुन रहा था जब एम्बेसडर मंटर के साथ इंटरव्यू कर रहे थे हामिद मीर, और उसमें वो ये दोहराना एक मरतबा से ज़्यादा उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौजी ताउन जारी है, हमारी इंटेलिजेंस ताउन भी जारी है, उसमें हमारे साथ हमारे मसले भी हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो ताउन जारी है, और हम दोनों चाहते हैं कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाए। अब इसमें इख्तलाफात भी हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे फुकदान है एतमाद का फ़ौज में, मुझे लगता है कि पार्टली वो फुकदान इस नौइयत का है कि जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर थे उनमें पूरा एतमाद फ़ौज का यहाँ पे नहीं था, और लगता था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पावर सेंटर्स पाकिस्तान के जो हैं उनकी पूरी तरह से नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि अगर वो फुकदान न रहा तो फिर शायद इस मसले में जितनी पहले खामियां पैदा हो रही थी उतनी खामियां अब पैदा ना हो। तो आप शेख साहब वही बात कह रहे हैं कि जो इस वक्त बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो गैप जो था वाशिंगटन में पाक US रिलेशनशिप में, पाक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप में, वो गैप शहरी रहमान पूरा कर पाएंगी, क्योंकि उन पे कॉन्फिडेंस रिपोज किया है तमाम डिफेंस फोर्सेस का, और वो एक कंसेंसस जाहिर है कि और बहुत फोर्सफुल कैंडिडेट है। देखिए, एक तो शहरी रहमान बहुत आर्टिकुलेट हैं, हक्कानी साहब की ये रेपुटेशन थी कि वो वाशिंगटन की सीन बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी ठीक तरह से कर सकते थे, लेकिन ये हमेशा खामी रही थी कि ये अमेरिकन्स को पता नहीं चलता था कि ये क्या पाकिस्तान के सब पावर सेंटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं या इसमें कुछ शुकूक की गुंजाइश है। अब शहरी रहमान के साथ, और जबकि जिस तरह ये अनाउंसमेंट हुई है इसकी अपॉइंटमेंट की, उससे ये शुकूक दूर हो जाएंगे।
तो शहरी रहमान की जो मकसद है और जो टास्क है वो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा बनस्बत हुसैन हक्कानी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। नजमुद्दीन शेख तबसरा कर रहे थे, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। शहरी रहमान होंगी हुसैन हक्कानी की जगह अमेरिका में सफ़ीर और इत्मीनान का माहौल है इस हवाले से कि फ़ैसला मुतवाज़िन है। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं हुकूमत के हवाले से NRO नज़रसानी केस बहुत ही ज़्यादा अहमियत का है और इसकी अब समाअत मुकम्मल हो रही है, मगर हुकूमती दिफा मुनहदिम होता नज़र आ रहा है, कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है और इसकी निशानी बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी नज़र आई। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।